मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जिस चेहरे को सीएम पद के लिए चुना है, उस नाम ने सबको चौंका दिया। मोहन यादव को सीएम बनाए जाने की संभावनाएं दूर दूर तक नहीं थी। यहां तक कि खुद भी मोहन यादव ने मीडिया से कहा है कि उनके नाम का ऐलान हुआ तो उन्हें हैरत हुई। फिर मोहन यादव क्यों बीजेपी आलाकमान की पसंद बन गए? आखिर उनके व्यक्तित्व में ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो बीजेपी के अन्य दिग्गजों से ज्यादा नंबर जुटा ले गई हैं? मोहन यादव के व्यक्तित्व की विशेषताओं में एक विशेषता ये बताई गई है कि वो ओबीसी समुदाय से हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी समुदाय की लगभग 52% आबादी है। इस समुदाय ने नवंबर में हुए विधानसभा के चुनाव में बड़ी संख्या में बीजेपी के हक में वोट डाला है और इसी की बदौलत बीजेपी 230 में से 163 सीटें जीत पाने में कामयाब रही। भारत के एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार ने लिखा है कि बीजेपी मोहन यादव को चुनकर इंडिया गठबंधन के दो प्रमुख नेताओं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और राष्ट्रीय जनता दल के यादव चेहरों को 2024 के चुनाव में टक्कर देना चाहती है। कई राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि मोहन यादव को चुनकर पड़ोसी राज्यों में भी बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। मोहन यादव महाकाल मंदिर के शहर उज्जैन से आते हैं। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से भी आते हैं। उन्हें हिंदुत्व की राजनीति का समर्थक कहा जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आइए आपको दिखाते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा है मोहन यादव के चयन पर। तो शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे मोहन यादव। उनके नेतृत्व में बीजेपी की सरकार और सहयोग करते रहेंगे मोहन यादव को। कुछ सवाल हैं जो कि मोहन यादव के चयन के बाद से सामने आ रहे हैं और ये सवाल क्या है, स्ट्रेट टॉक के आइए दर्शकों के सामने रखते हैं कि क्या मध्य प्रदेश में मोहन यादव बीजेपी सरकार को एक नई दिशा दे पाएंगे, पहला सवाल। और एक सवाल ये कि क्या लोकसभा चुनाव की रणनीति के तहत सीएम चुने गए हैं, जिस बात की कही जा रही है कि यादव समुदाय से आते हैं, ओबीसी समुदाय से आते हैं और इसका असर यूपी और बिहार में भी देखने को मिलेगा। क्या केंद्रीय टीम के जो दिग्गज हैं उनको शिवराज के दबाव में साइडलाइन किया गया है? क्योंकि शिवराज के खेमे में इस बात की भी खुशी देखने को मिल रही है कि तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज हैं उनको साइडलाइन किया गया। क्या यूपी बिहार के यादव समुदाय पर इस बदलाव का असर पड़ेगा? और एक सवाल यह भी कि सिंधिया की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं किस स्थिति में अब दिखती हैं? इन सभी सवालों पर विश्लेषण करेंगे अपने पैनलिस्ट के साथ जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए स्ट्रेट टॉक में उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। और हमारे साथ संजय महेंद्र जी भी जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत संजय जी आपका, लेकिन इस वक्त राजस्थान से जुड़ रहे हैं। लेकिन दर्शकों को एक जानकारी ज़रूर देना चाहूँगी कि बीजेपी से हमने बहुत कोशिश की कि कोई प्रतिनिधि आए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका विभिन्न कारणों से। दिनेश सर, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगी, मोहन यादव के व्यक्तित्व में क्या सबसे बड़ी विशेषता रही जिसने उन्हें सीएम के पद तक पहुँचा दिया? आपको क्या लगता है, तमाम जो अटकलें, तमाम जो विश्लेषण, सब धता बताते हुए बीजेपी आला कमान ने मोहन यादव को क्यों चुना? लेकिन यहाँ ये मोहन यादव को चुना या धत्ता बता के चुना, ये तो नहीं है कि धत्ता बता के चुना है उन्होंने, क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी में ये नाम काफी दिनों से चर्चा में था जी। लेकिन मीडिया का अटेंशन उस नाम पर नहीं था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लो प्रोफाइल लीडर थे जिन पर मीडिया का ही अटेंशन ना हो तो लोगों ने जो है उनको बहुत नोटिस नहीं किया। लेकिन ये जो पिछले 1.5-2 साल थे जब से शिवराज सिंह चौहान के चेंज करने की बात चल रही थी, उसमें मोहन यादव का नाम बीच बीच में आया जी। लेकिन कुछ कारणों से, या तो ये कि उनसे सीनियर लीडर बहुत सारे थे, कैलाश विजयवर्गीय थे, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, एक लंबी फहरिस्त थी, लिस्ट है। उसको रहते हुए मोहन यादव के नाम पर मीडिया के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। पार्टी के भीतर तो विचार चल ही रहे थे, क्योंकि मीडिया तो जिससे उसी तरह जैसे मध्य प्रदेश में जो चुनाव परिणाम आए वो भी मीडिया कहाँ अंदाजा लगा रहा था कि इस तरह के मध्य प्रदेश में चुनाव परिणाम आएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है एक लोगों का एक जो कहना चाहिए कि इंफॉर्मेशन के लिए या अपने ऑब्जर्वेशन में थोड़ी सी चूक हुई। वो यादव है, ये
ये तो अपने आप में पता है कि वो ओबीसी है, इसलिए पार्टी ने उनका उपयोग करने का सोचा। और ये केवल लोकसभा चुनाव के लिए नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो बात हो रही थी, अगले 10-20 साल की लीडरशिप की बात हो रही थी। पीडी शर्मा को 2020 में अध्यक्ष बना दिया गया था, पार्टी का अध्यक्ष बना दिया था, वो भी विद्यार्थी परिषद बैकग्राउंड के थे जी। और मोहन यादव भी विद्यार्थी परिषद बैकग्राउंड से हैं। और जो आप ये देखिए कि कितनी अभी देश भर में ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, वो विद्यार्थी परिषद के लोग वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख पदों पर, जेपी नड्डा साहब भी उसमें से एक है। तो ये कह सकते हैं कि भाजपा में अभी विद्यार्थी परिषद युग चल रहा है। अभी 3 दिन पहले ये कार्यक्रम हुआ था जिसमें अमित शाह जी ने शिरकत की थी और विद्यार्थी परिषद के लोग कहाँ इसके बारे में उन्होंने बताया था। तो जो संघ की पृष्ठभूमि के साथ विद्यार्थी परिषद का जो बैकग्राउंड है वो भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वो मध्य भारत और मालवा का इलाका है, उस इलाके से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा ये कि जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी एक यादव लीडर की जरूरत थी। ये एक ऐसा यादव लीडर उनके पास नहीं था जो अन्य जगह वो उसको उपयोग कर सकते थे, क्योंकि वैसे बहुत सारे हैं लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं था। भूपेंद्र यादव है, उत्तर प्रदेश में भी कई यादव लीडर हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में चूंकि यादव लीडर नहीं था इसलिए दूसरे राज्यों से लोगों को लाना पड़ता था। यहाँ भूपेंद्र यादव लंबे समय तक उन्होंने कैंप किया जी, पूरे चुनाव में पूरा। तो पार्टी एक यादव लीडरशिप भी डेवलप करना चाहती है और ये मोहन यादव उसी का ये सब बहुत यानी ये स्पष्ट हो गया कि बेशक प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो जाति विशेष की बातें नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो चयन हुआ है मोहन यादव का, ये उनकी जाति विशेष को ध्यान में रखते ही अगर प्रथम दृष्टया समझ पाते हैं तो यही राजनीति दिखती है बीजेपी आलाकमान की। देखिए, कौन क्या कहता है यहाँ राजनीति में, वो पब्लिक फेस जो है, जो उस तरह का जो होता है ना, वो एक अलग तरह का। राजनीति में सभी इसी तरह की बात करते हैं कि मैं पद नहीं लेना चाहता, मैं तो वो, लेकिन वो चलता नहीं है। कास्ट हो, रिलीजन हो, कम्युनिटी हो, ये सारी चीजें राजनीति, भारतीय राजनीति में इनके बिना राजनीति नहीं होती। इसलिए आप ये सोचे कि उन्होंने कहा है तो ऐसा नहीं होगा। उन्होंने एक अपना थॉट है, एक थॉट के उन्होंने दिया है, जो आप भी अपने जब कभी उनकी लिखना हो कि उनके कोट्स क्या थे, तो इसमें भी ये भी लिख सकते हैं एक कोट्स की, वो जाति और इसमें नहीं होते, ये कोट्स के लिए होते हैं, बाकी पॉलिटिक्स के लिए नहीं होते। कि कल तक उनके सीएम पद की दावेदारी काफी प्रबल कही जा रही थी, अब उनकी छटनी तय हो गई है, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन संजय जी, मैं आपसे तो ये समझना चाहूंगी कि जैसा हमने शिवराज जी की बातों से समझा है, वो कहते हैं कि अब मोहन यादव जो है विकास योजनाओं को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और मेरा पूरा सहयोग रहेगा। क्या ये जो परिवर्तन आया है प्रदेश में, ये शिवराज सिंह चौहान की रजामंदी से या फिर जिस तरह की राजनीति बीजेपी आलाकमान करती आ रही है उसी का एक ताज़ा नमूना है? जैसे हमने हरियाणा में मनोहर लाल का जो एक्सपेरिमेंट देखा था, और वैसा ही अब ये मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और एक बात मोहन यादव की ये भी इंटरेस्टिंग है कि उनकी जो पत्नी है वो उत्तर प्रदेश से आती हैं। आप कितना परिवर्तन आप देख पाएंगे? आप तो खैर विपक्ष में हैं, लेकिन एक बात ये भी कि आपके भी नेतृत्व परिवर्तन की बातें चल रही है। संजय जी। नेहा जी, इस विषय पर ये सबसे पहले समझना बेहद जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान स्वरूप जब से सत्ता में आना काबिज हुआ है जी, उसकी काम करने की रणनीति और शैली क्या है, जो कमोबेश धीरे धीरे प्रदेशों तक आने लगी है। सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे, शुरू से तो 2 मिनट में बात समझ में आएगी। सबसे पहले देश में आकस्मिक नोटबंदी हुई, पूरा देश चौंक गया, किसी ने उम्मीद नहीं की थी, किसी को नहीं पता था कि ये क्या हुआ और इसका नतीजा क्या होगा जी। नतीजों को कल्पना बात की बात थी, फिलहाल तो पहला कदम ही संधिपात कर देने की स्थिति में था देश को। उसके क्या परिणाम हुए, आज की तारीख में सबसे बेहतर आकलन हो सकता है। आप याद कीजिए। नहीं तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोहन यादव जो है नोटबंदी वाला फैसला ना साबित हो जाए? आप बहुत जल्दी उस प्रश्न के अपनी बात के मेरे मर्म तक आ गई, रुकिए। ठीक है, ठीक है। ये वाला फैसला नहीं है। मोदी जी इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं और मैं आपको बताता हूं, इस तरीके के एक्सपेरिमेंट उन्होंने देश को लेके भी कर रखे। अब ये कहना बड़ा अजीब होगा, इस समय बहुत जल्दबाजी हुई कि उसके परिणाम क्या आ रहे हैं वो सबको दिख रहे हैं जी, क्योंकि
भारतीय जनता पार्टी को एक अलग दिशा की तरफ ले जाने का प्रयास केवल 2 लोगों तक सिमट के रह गया है। भारतीय जनता पार्टी का अलग मान अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस स्थिति की एक सिंगल शब्द भी वो विरोध का प्रतीकात्मक सुर लोकतंत्र के राज्य में कहने की स्थिति में नहीं है। उन्हें केवल सिर्फ झुका के स्वीकार ही करना है, चाहे उनकी सहमति हो अथवा ना हो। तो ये जो आपका बीच में सवाल था कि मध्य प्रदेश में इस तरीके का जो फैसला है उससे क्या भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों की विदाई का वक्त आ गया? कुछ भी देखिए, पूरे मंत्रिमंडल को देखिए, हर जगह आपको सिर्फ एक नजर आता है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद उसका कुछ परसेंटेज का बड़ा हिस्सा अमित शाह जी के पास जाता है। राजनाथ सिंह जी से लेंगे, सारे मंत्रिमंडल को देखिए आप, कोई भी मंत्रिमंडल की जवाबदारी लेने को तैयार नहीं होता। इस्तीफा इस्तीफा तो तब देगा जब आप जिम्मेदारी लेगा, और क्या वैसे भी इस्तीफा कल्चर नहीं है। अब ये प्रयोग जो मध्य प्रदेश में होगा, मैं आपकी मूल बात पर आऊं जी, मध्य प्रदेश में परिवर्तन हुआ है, इसके लिए तो जी जी मेरी आवाज आ रही है आप? बिल्कुल, बात पूरी करें संजय जी। इस समय आकलन करना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन मेरे को एक बात समझ में आती है कि 41,000 रुपए प्रति व्यक्ति के ऊपर कर्ज है मध्य प्रदेश में, ऊपर से योजनाएं और आ गई है। मैं नहीं समझ पा रहा शिवराज सिंह चौहान जी उनके ऊपर तंज कस रहे हैं या उनको बधाई दे रहे हैं कि आप मध्य प्रदेश को किस ऊंचाइयों में ले आओगे। ऐसे हालातों में मध्य प्रदेश किन ऊंचाइयों पर पहुंचेगा? एक भी रोड मैप नहीं है, कोई विकास के नाम पर सिवाय फ्री बांटने के अलावा कुछ है नहीं। घाट कहां से होगी, पैसा कहां से आएगा? जनता जो पहले ही आर्थिक बोझ से दबी पड़ी है उसको आप और कहां तक दबाएंगे? कोई जादू की छड़ी तो आनी नहीं है मोहन यादव जी के पास से। दूसरे मोहन यादव जी तो जनता भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए अनजान थे, उनको तो ये भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मोहन यादव जी को चुना जाएगा। तो ये इस तरीके के जो एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए 24 को, तो मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं, इस तथ्य पर गौर कीजिएगा जी। पिछले कई सालों से एक बात की जाती है और बीजेपी खुद प्रचारित करती है कि हम तो चुनाव एक समाप्त होता नहीं है कि दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। उसके बीच में मेरा एक बड़ा बारीक प्रश्न, तो देश प्रदेश की जनता के लिए वक्त कहां है आपके पास? आपके लिए तो चुनाव ही महत्वपूर्ण है। आप प्रदेश की और देश की समस्याओं से ऐसे ध्यान हटा लेते हैं कि उन पर आप तो कभी मीडिया के सामने आते ही नहीं है, आना ही नहीं है आपको। आपसे डोकलाम पे सवाल पूछो, चाहे पुलवामा पे सवाल पूछो, चाहे मणिपुर पे सवाल पूछो, तो ना तो आपने जाना है ना आपने जवाब देना है। बकाया इसके एवज में आपकी पार्टी के लोग एक बराबर ट्रैक पे चलते रहते हैं कि बीजेपी चुनावी रण मशीन है। बीजेपी एक चुनाव खत्म नहीं होता दूसरे की तैयारी में लगती है। मोदी जी 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। भैया यही बता दो, मोदी जी 18 घंटे जी, यानी विपक्ष का ये कहना है कि जो ये नया परिवर्तन हुआ है, नेतृत्व का परिवर्तन है, ये लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर ज्यादा फोकस दिखता है, ना कि राज्य की जो जनता है, आवाम है, उसको कुछ नया देने, उसको कुछ विकास की योजनाओं का लाभ देने के लिए। दिनेश सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, कोई इतनी हैरत जितनी जताई जा रही है, संजय जी भी जता रहे हैं और कई अन्य विश्लेषकों ने भी जताई है, इनको तो पहले से ही ये मंत्री पद संभालते रहे हैं और 3 बार, मुझे लगता है तीसरी बार विधायक बने हैं और जो आरएसएस के करीबी भी हैं, तो फिर इतनी ज्यादा क्यों इस पे हैरत जताई जाए कि मोहन यादव अचानक से इस तस्वीर में कहां से आ गए? दिनेश सर, मैंने पहले भी नेहा कहा कि वो इतने लो प्रोफाइल थे कि लोगों का अटेंशन नहीं था ना, कि जिस तरह के लीडर्स को हम देख रहे थे कि मतलब प्रहलाद पटेल हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर जानते हैं, स्टेट वाइड उनकी पहचान है, नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री हैं, स्टेट वाइड पहचान है, ज्योतिरादित्य सिंधिया नेशनल लीडर है, नेशनल उनका फेस है जी। तो इतने जब नाम होते हैं तो इसमें हम अंदाजा लोग नहीं लगा पा रहे थे कि मोहन यादव भी कोई चेहरा होते हैं। दूसरा, जो जिस तरह का एक प्रोफाइल होता है काम करने का, जो भी पर्सनालिटीज होती हैं उनके एक जिस तरह के कहते हैं कि पूत के पांव जो है पालने में दिख जाते हैं, तो उस तरह की कोई एक्टिविटीज उनकी थी नहीं कि हम पालने से अंदाजा लगाएं कि वो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। क्योंकि संघ में बहुत सारे लोग काम करते हैं, संघ के संगठनों में बहुत सारे लोग काम करते हैं,
तो सबकी क्वालिफिकेशन तो ये नहीं हो जाती ना कि वो चीफ मिनिस्टर बने। बीडी शर्मा अध्यक्ष हैं तो सबका टेंशन था कि बीडी शर्मा बन सकते हैं, लेकिन आ रहा था कि ये जो है अपर कास्ट से आते हैं, ब्राह्मण से हैं, तो शायद नहीं बनाएंगे। लेकिन विद्यार्थी परिषद का उनका भी बैकग्राउंड था, तो सभी का जो अटेंशन था ओबीसी पर जब बात होती थी तो लगता था कि शिवराज सिंह चौहान के बाद यदि कोई सबसे बड़ा चेहरा है तो वो प्रहलाद पटेल का होगा। जो है यादव पॉलिटिक्स की तरफ तो कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था ना, कि हम मध्य प्रदेश की राजनीति पर जब हम ध्यान देते हैं तो हमें लगता है कि लोधी बड़ी चीज है। उमा भारती लोधी थी तो लोधी कोई नेता हो सकता है, लेकिन बाबूलाल गौर को हम भूल जाते हैं। वो तो यादव थे, वो भले ही गौर लिखते थे, वो यादव समुदाय से आते थे, पार्टी ने उनको भी एक चांस दिया था। तो शायद मीडिया का एक कहीं ना कहीं से उनकी चूक मीडिया, उन्होंने अटेंशन नहीं दिया। और यही तो खूबी है ना भारतीय जनता पार्टी की, जिसको कोई नहीं देख रहा होता है उसको वो पद दे देते हैं। योगी सरकार के जो एकमात्र यादव मंत्री है गिरीश यादव, उन्होंने भी इस फैसले पर जो है खुशी जताई और कहा है कि हालांकि पार्टी जातिगत राजनीति में यकीन नहीं रखती, लेकिन इससे यादव समुदाय में ज़रूर खुशी देखने को मिलेगी, उसका भरोसा जीत पाएगी बीजेपी। ये बात गिरीश यादव कर रहे हैं। दिनेश सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जब आप बात करते हैं कि बीजेपी जो है इस तरह से नेतृत्व परिवर्तन पहले ही करना चाहती थी, लेकिन जब चुनाव में जीत एक सीएम जो कि लगातार लंबे समय से शासन कर रहा है और उसके चेहरे पर उसकी लाडली बहना का काफ़ी जो है गुणगान किया गया, इसके बावजूद नेतृत्व परिवर्तन कर दिया जाता है, तो फिर क्या इसे ऐसा भी माने कि सिर्फ और सिर्फ आला कमान की ही सुनी जाएगी और किसी की नहीं सुनी जाएगी? और कुछ आलोचक तो ये भी कह रहे हैं कि शिवराज चौहान से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है एक समानांतर कद पार्टी में उभरता हुआ दिख रहा था, इसलिए साइडलाइन किए गए। देखिए, जो क्या कहा जा रहा है क्या नहीं, जो मध्य प्रदेश में स्थिति थी, आप जो इलेक्शन रिजल्ट आया है उसको देखिए आप, कि 40% जो कांग्रेस का वोट बैंक है उसमें तो कोई फर्क नहीं आया जी। यदि लाडली बहना योजना इतनी पॉपुलर थी तो कांग्रेस का वोट बैंक 2013 के इलेक्शन पर पहुंचना चाहिए था, 2008 के इलेक्शन पर पहुंचना चाहिए था, वो नहीं पहुंचा। ये इलेक्शन बेसिकली स्ट्रेटजी का इलेक्शन था। एक तो भारतीय जनता पार्टी के पास एंटी इनकम्बेंसी थी, एंटी इनकम्बेंसी के साथ जो पार्टी के भीतर असंतोष था शिवराज सिंह चौहान को लेकर, वो सबसे महत्वपूर्ण है। छोटे से कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़ा नेता उनकी कार्यशैली से वो पसंद नहीं करता, उसके अंदर असंतोष था। कांग्रेस जैसी यहाँ रिएक्शन नहीं होता था कि पब्लिक फोरम पर आके मीडिया के सामने कोई बयान दे दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की यही खूबी है जिसके कारण वो अभी तक उस संगठन में गुटबाजी होते हुए भी सामने नहीं आती है। तो गुटबाजी है, वहां है, और ये उसी को डाइल्यूट करने के लिए जितने भी नेता थे जो उनके विरोधी थे, पार्टी ने एक कई तरह की स्ट्रेटजी इसमें थी। एक तो ये है कि हम जो सीट कितनी जीत सकते हैं मैक्सिमम और कौन चेहरे हो सकते हैं तो उस पर पहले लगाया जाए। तो उन्होंने जो जितने बड़े नेता है 5-7 जो लोग थे, सांसद और केंद्रीय मंत्री मिला के जो उन्होंने 7-8 चेहरे उन्होंने उतारे थे, उसमें 2 लोग हार गए। फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव हार गए, उनका आदिवासी बड़ा आदिवासी चेहरा थे, तो उन्होंने लेकिन ट्राई किया था पार्टी ने कि एक सीट वो भी बच जाएगी। दूसरी जो उनकी रणनीति ये थी कि जो थर्ड फ्रंट का जो वोट है उसको कैसे अपनी तरफ लाएगा। ये जो रणनीति थी उसी के लिए भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव, आप सोचिए कि केंद्र सरकार के 2 मंत्री 3 महीने 2.5 महीने एक राज्य में रहते हैं अपना सारा कामकाज छोड़कर, तो वो इतना आसान तो नहीं। फिर मोदी जी का चेहरा जैसे ही आता है तो आप देखिए कहीं ना कहीं एक जो हार्डकोर हिंदुत्व की जब हम बात करते हैं ना, ये उसमें पॉपुलर फेस है, इसको हम स्वीकार करें ना करें, लेकिन अब इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां से ये कुछ सीटों से ऐसे रिजल्ट आए हैं, बहुत ही जो है अप्रत्याशित से रिजल्ट है, जो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं जो सनातन का इशू था वो एक अंडर करेंट था। और जो कैंपेन लगातार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ये जमीन नीचे तक गया है, गांव-गांव तक पहुंचा है और कांग्रेस इस चीज को रोक नहीं पा रही है। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, कांग्रेस को लेकर शिकायत नहीं है लोगों की, उसकी जो कांग्रेस जब आती है तो उनके यहाँ की गुटबाजी दिखाई देती है, कैंडिडेट सिलेक्शन में कुछ चूक दिखाई देती है,
या फिर आपको मैनेजमेंट लेवल पर कोई आपको चूक दिखाई देगी, स्ट्रेटजी की चूक दिखाई देगी। अब देखिए राहुल गांधी जब कास्ट सेंसस की बात कर रहे थे तो मध्य प्रदेश में कास्ट सेंसस की बात कमलनाथ नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे थे? उनको तो जोर शोर से उठाना चाहिए क्योंकि ओबीसी का इशू है। वो कमलनाथ नहीं कर रहे थे जिन्होंने 27% रिजर्वेशन अपनी सरकार में दिया। क्यों नहीं कर रहे थे? ओबीसी को क्यों नहीं बता रहे थे? आपका इशू तो यही होना चाहिए ना। लेकिन आप लाडली बहना के चक्कर में नारी सम्मान योजना पर उलझ गए, इसलिए आपका ये जो स्ट्रेटजी थी वो चूक हुई और भारतीय जनता पार्टी जीत गई। जी, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का जो आला कमान है और जो क्षेत्रीय छत्रप है उनके बीच एक जो है सामंजस्य या फिर अनुशासन की भी बात करेंगे। संजय जी, जब नेतृत्व परिवर्तन बीजेपी का होता है, सरकार बनती है और चेहरा बदल दिया जाता है, तो यही अपेक्षा तो जो विपक्ष है कांग्रेस से भी की जाती है। सिंधिया की जो स्थिति है मौजूदा वक्त में, उस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं उस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? सीएम नहीं बन सके सिंधिया? नहीं, देखिए क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। सिंधिया जी के विषय में सब कुछ स्पष्ट है। उनकी शुरू की राजनीति से लेके आज तक उनकी स्थिति जो है वो सबके सामने स्पष्ट हो चुकी है। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा मान सम्मान सिंधिया जी को कांग्रेस में मिला, इससे कोई गुरेज नहीं हो सकता। इसके अलावा दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जिन आधार बातों को बनाकर वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर गए थे, अब उस अंदाज में क्या वो भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता को इस तरीके की बातचीत कर सकते हैं? क्या वो मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी की कोई योजना सिरे नहीं चढ़ती तो क्या उनसे ये बात कह सकते हैं कि मैं सड़क पर उतर जाऊंगा? देखिए, उनकी विशुद्ध राजनीतिक स्वार्थ और महत्वाकांक्षा का सब समय और वो सिर्फ और सिर्फ अपना राजनीतिक हित साधने का अंतिम प्रयास कर रहे हैं जी। लेकिन ये जो काम उन्होंने कांग्रेस के साथ किया, ये काम भाजपा में कभी, लेकिन इसका गुस्सा वोटर्स में देखने को नहीं मिला। हालांकि कांग्रेस दावा कर रही थी कि इसका गुस्सा काफी ज्यादा मतदाताओं में है, लेकिन वोटर्स में देखने को नहीं मिला। देखिए क्या है कि मध्य प्रदेश का जो चंबल संभाग का बेल्ट है वो बड़ा भावनात्मक बेल्ट है, भावनाओं के आधार पर वोटिंग करता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। और मैं इस बात को कांग्रेस का प्रवक्ता होने के बावजूद कहता हूं, चाहे वो कोई भी दल के लिए वोटिंग करे, उसको भावनाओं के आधार पर वोट नहीं करना चाहिए। उसको ये करना चाहिए कि किस पार्टी में राष्ट्र का हित छुपा है, किस पार्टी में प्रदेश का हित छुपा है, किस पार्टी में देश का हित छुपा हुआ है, लोगों का हित छुपा हुआ है। जन हितकारी योजनाएं अगर कोई लागू की गई है तो वो जमीन की स्तर पे कहां तक उतर रही है और उसका लाभ अधिकतम लोगों तक कहां पहुंच रहा है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि झूठ फैलाने की मशीन है और बड़ी सिस्टमैटिक मशीन है, जो सोशल मीडिया से लेके टीवी चैनलों से लेके अखबारों से लेके बाहर होर्डिंग बैनर लगाने तक अपने आप को इस तरीके से पोस्ट कर पाती है कि जिस तरीके से कोई वो दिखे। और चूंकि भावुक जनता है, जो बहुत छोटी सी बात, अब मैं आपको बताता हूँ धर्म के आधार पर, ये जो आप मोहन यादव जी के चयन को लेके बात कर रही हैं और उत्तर प्रदेश में ज्यादा कर रही है, तो आप बात समझिए। बेसिकली मोहन यादव जी का बैकग्राउंड क्या है, वो हिंदू से और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। ठीक, 2024 में लोकसभा के चुनाव है, राम मंदिर लोग देना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यही मान के चलती है कि धर्म की राजनीति में जितना हम जाके रखोगे, आपकी जरूरत का सवाल। पर आपका भी जो क्षेत्रीय नेतृत्व है वो एक सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहा था और इसको जो है जनता ने नकार दिया। गलती हो गई क्या? अब नेतृत्व परिवर्तन कांग्रेस करेगी प्रदेश में? बीजेपी ने तो कर दिखाया जी। बिल्कुल नेहा जी इस बात नहीं मानता। हमको किसी भी स्तर का सॉफ्ट हिंदुत्व जैसी बात प्रेजेंट करने की बात ही नहीं है। मेरी अपनी आस्था नहीं, कमलनाथ धीरेन्द्र शास्त्री के पास जाते हैं, कमलनाथ जिस गोदी मीडिया के बहिष्कार की बात होती है उनके साथ हेलीकॉप्टर में सैर करते दिखते हैं। कमलनाथ कई सारे, जब अखिलेश यादव का प्रकरण हुआ था तब उनका नाम आया था। तो इन सब आरोपों के बावजूद क्या नेतृत्व परिवर्तन बहुत समय की दरकार नहीं है प्रदेश में? देखिए दोनों बातें आपकी नेहा जी अलग अलग है। नेतृत्व परिवर्तन की बात अलग है
और कमलनाथ जी को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री जी और गोदी मीडिया के कथित लोगों के साथ घूमना एक अलग बात है। मैं दोनों के जवाब देता हूं आपको। लोकसभा चुनाव की तैयारियां मध्य प्रदेश से जो है अब यहां से निर्देशित हो रही हैं और यहां से यूपी बिहार का जो यादव समुदाय है उसको साधने की कोशिश बीजेपी करती हुई नजर आ रही है और साथ के साथ प्रदेश में जिस नेतृत्व परिवर्तन की बात हो रही थी वो भी किया जा रहा है। और एक और बात ये कि जिस केंद्रीय टीम को मैदान में उतारा गया था और विधायक चुने जाने के बाद इस्तीफा ले लिया गया था, अब उन चेहरों का क्या होगा? पहले संजय जी, मैं चाहती हूँ पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। कमलनाथ के जो साइडलाइन किए जाने की बात है उसके बाद मैं दिनेश सर से सवाल का जवाब लूंगी। जी देखिए, कमलनाथ जी को साइडलाइन किए जाने की कोई बात नहीं है कहीं से कहीं तक, अभी तक कहीं से कहीं तक नहीं है। मैं आपको जिस बात पर लाया था वही लेके आता हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात पर और इसके बाद सॉफ्ट लैंग्वेज की बात पर। जी, मेरा नाम संजय महेंद्रा है, मैं हिंदू हूं। मैं किस देवी देवता को मानता हूं, मुझे इसका सर्टिफिकेट बीजेपी के तथाकथित किसी भी नेता से कभी भी नहीं चाहिए। जी, मैं पूछ के तो भक्ति करूं कि मैं आज मंगलवार तो हनुमान जी की करूं पूजा, या सोमवार के दिन उनसे पूछूं कि मैं शिव जी के मंदिर चला जाऊं। ये नितांत निजी आस्था, एक नितांत निजी का आधार और विश्वास की बात है। लेकिन इसका दूसरा पहलू हमें ये देखना है कि हमारे विपक्ष जब लड़ रहे हैं, जिसकी सांप्रदायिकता की दूरी पर आधारित राजनीति जब लड़ रहे हैं, उसका काम यही है। भारतीय जनता पार्टी की लाखों बातें कर ले, लेकिन उसके बाद यही बात है, गाय भैंस बकरा मुर्गा हिंदू जी, आखिर में इसके सिवा उनके पास कोई मॉडल नहीं है। मैं दूसरी बात कहता हूँ, शास्त्री जी की कथा कराई तो क्या कथा भारतीय जनता पार्टी को फोन करके पूछेगा, इसमें आपत्ति क्या हो सकती है? और कौन जनता कमलनाथ जी हनुमान जी के भक्त, उन्होंने हनुमान जी का सबसे अच्छा विशाल मंदिर बनवाया, उन्होंने राम गमन की योजना भी चलाई, कौन नहीं जानता। और महाकाल की योजना आप ध्यान रखिए, सत्यपाल जी कमलनाथ जी के ही सब में शुरू थी, उन्हीं की स्वीकृति से शुरू हुई थी, जिसे भाजपा ने लपक ली। तो क्या है, मैं एक बात मानता हूं जी, दुष्प्रचार में कांग्रेस बहुत पीछे है, वो दुष्प्रचार में भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकती जी। लेकिन आपने एक बात का मैं जवाब देता हूँ, आपने कहा कांग्रेस की स्थिति जो सर ने कहा था पत्रकार महोदय जी ने कि ऐसी स्थिति नहीं है, तो मैं बताता हूँ वो क्यों नहीं है। मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी देश के पार्टी डीएनए में है, लेकिन कांग्रेस तो लोगों के डीएनए में है, वो तो एनडीए में है केवल। इसको आज भी लोग उतना ही चाहते हैं, लेकिन ये दुष्प्रचार से लड़ना थोड़ी सी टेढ़ी चीज है, लेकिन जनता को समझ में आने लगा है, आ भी जाएगा और भी जल्दी आ जाएगा, क्योंकि ना रोजगार है ना नौकरियां हैं। अपनी कई हर बात से प्रधानमंत्री बन गए। आज वो मीडिया से पूछे सवाल, अगर कोई मीडिया का आदमी उनसे सवाल पूछ ले, साहब वो 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ, वो 15 लाख रुपए का क्या हुआ, वो जो आप लोगों को बड़े बड़े वादे कर गए थे उनका क्या हुआ, वो दरभंगा में आप एम्स बनाने की बात ऑन रिकॉर्ड कह रहे थे, वहां बिल्डिंग तो छोड़िए जमीन की पते नहीं है। इसके अलावा बिहार में जो 1 लाख का करोड़ का पैकेज दे रहे थे वो पैसे कहाँ है? मगर चूंकि मीडिया के सामने आके उसके तीखे सवालों का जवाब देना ही नहीं है, तो बचे रहो। ठीक है, और फिर ये सारे मुद्दे थे आपके पास, बहुत समय भी था और बिल्कुल परिस्थितियां भी थी, ये लग रहा था कि कांग्रेस शायद सत्ता में आ जाएगी, लेकिन बाजी मार गई बीजेपी और कहीं ना कहीं जो है एक हिंदी पट्टी में जिस तरह से उसे जी जी दिनेश जी, समय बहुत ही सीमित है, इसलिए मैं दिनेश जी मैं उन चेहरों के बारे में समझना चाहती हूँ कि अब उन चेहरों का क्या होगा। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और अगर नरेंद्र सिंह तोमर की भी मैं स्थिति समझना चाहूँ तो क्या अब ये वो नेता हैं जिनको बीजेपी मन बना चुकी है कि लोकसभा जो चुनाव है इसमें भी बहुत ज्यादा लाइमलाइट इन चेहरों को नहीं मिलेगा? देखिए, हम बहुत ही पॉजिटिव तरीके से यदि सोचेंगे तो ये कह सकते हैं कि कुछ चेहरे वापस, हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के चेहरे वो फिर वापस अपनी पुरानी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। अन्यथा आप देखिए कि जो आगे 5-10 साल की राजनीति नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं पार्टी को उनको तो रोक रही है। यदि नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश भेजा है वापस, विधानसभा अध्यक्ष उनको बना रहे हैं, तो 28 तक तो वो यहाँ है और उसके बाद कुछ कहा नहीं जा सकता कि उन्हें भविष्य में क्या चुनाव में टिकट मिलता है नहीं मिलता, और फिर राजनीति में कुछ भी संभव है।
प्रहलाद पटेल के बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन्स लोगों को थे, ये इसमें आप कह सकते हैं, लेकिन आप देखिए ना कि 20 साल में जिस व्यक्ति को पहले 2003 में वो कोयला राज्य मंत्री इंडिपेंडेंट थे, लेकिन अभी उनका लास्ट पोर्टफोलियो जो है वो इंडिपेंडेंट चार्ज का नहीं। तो पार्टी में उनकी ग्रोथ जो थी उसके हिसाब से हम यदि उनको अनुमान लगा रहे थे कि वो चेहरा होंगे तो शायद ये गलत था। लेकिन रीति पाठक जैसे जो चेहरे हैं, नए चेहरे हैं, इनके लिए पार्टी कोई ना कोई फ्यूचर में निश्चित तौर पर प्लान कर रही होगी, क्योंकि महिला लीडरशिप भी उनको चाहिए, फिर ब्राह्मण लीडरशिप भी उसमें चेहरा है, फिर विंध्य का चेहरा भी है। बहुत सारे फैक्टर पार्टी सोचती है, और ये जो अलग तरीके से सोचने का नाम ही जो हम देखते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी, और इसके कारण हम चौंक जाते हैं। जी, तो दिनेश सर, क्या ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी बहुत सारे नए चेहरे बीजेपी जो है चुनावी मैदान में उतारेगी, जिससे कि पार्टी का जो उत्साह है, कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, वो एक अलग ही स्तर को छुए, लेकिन कांग्रेस इस तैयारी में जो है पिछड़ती नजर आ रही है। संजय जी, कांग्रेस जो परिवर्तन बीजेपी ला रही है और तेजी से ला रही है, समय बहुत ही सीमित है, लेकिन कांग्रेस परिवर्तन की राजनीति या फिर परिवर्तन की कोशिश करती भी नजर नहीं आती। देखिए क्या है, मैं आपको बिल्कुल सीधा और स्पष्ट जवाब देता हूँ। तार का मंथन निश्चित रूप से होगा, जिम्मेदारियां भी तय होंगी, आप ये तय करें, और जो बेहतर से बेहतर लोग संगठन के लिए कर सकते होंगे वो आगे भी आएंगे। राजनीति में हमेशा से एक परिवर्तन का दौर होता है, एक लंबे समय तक आप अपने एक नेता के अनुभव का लाभ ले ही सकते हैं, उसके बाद मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। कांग्रेस की ऐसी है कि दूर पर से मक्खी की तरह निकाल के आडवाणी जी की तरह फेंक दे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ बाकायदा मान सम्मान की राजनीति होती है, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हम लोग हमेशा अपने वरिष्ठ जनों से मार्गदर्शन लेते रहेंगे, तो एक बेहतर सरकार देने का प्रयास करेंगे। चुनाव क्या है, हार जीत नहीं रहती, आती रहती है। बीजेपी ने केवल तीसरा टर्म की अभी नहीं किया है, कांग्रेस ने बड़े समय शासन किया है, तो बीजेपी को इतनी ज्यादा खुशी मनाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे ख्याल से कांग्रेस की गिरबान में झांकने के बजाय भाजपा को अपनी गिरबान में झांकने की जरूरत है, कि जिन दो लोग पार्टी को कर रहे हैं उसकी स्थिति भविष्य में क्या होने वाली है, क्या उनको नेता ढूंढने से भी मिलेगा, बात तो ये। जी दिनेश सर, जाते जाते कमेंट समझना चाहूंगी, सिंधिया की राजनीतिक फ्यूचर के बारे में क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? जी देखिए, उनके फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि पार्टी उनको कोई हाथी पर डाल देगी। जो मेरा बहुत स्पष्ट ये मानना है कि जो वो 24 के बाद की केंद्र की राजनीति का चेहरा पहले भी थे और अभी भी। आप देखिए कि कल वो भोपाल में नहीं थे, इसलिए उनको पता था कि कहाँ क्या स्थितियां है, और उनके जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का फर्क भी वो जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा यदि असम के लिए ठीक थे, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह कहाँ है, और उनके परिवार में माधवराव जी ने भी किस तरह की राजनीति की। तो वो उसी हिसाब से उनकी जिम्मेदारी तय करेंगे, और मुझे लगता है आगे वो केंद्र की राजनीति में ही रहेंगे। जी, और क्या ये मोहन यादव का असर बिहार में देखने को मिलेगा? अगर यूपी को छोड़ दे कि वहां पर चलिए अखिलेश यादव या फिर कुछ सीमावर्ती जिलों में जो है इसका असर देखने को मिले, लेकिन बिहार तक ये असर देखने को मिल सकता है क्या? देखिए, एक मैसेज तो जाता है, यदि आप कह सकते हैं कि हमने भी एक यादव चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया है। पार्टी के लिए पॉलिटिकल कई बार मैसेज बहुत महत्वपूर्ण होता है, और अभी आप देखिए ना कि मध्य प्रदेश में ही नहीं, अब बिहार और उत्तर प्रदेश में भी यादवों से बात करेंगे तो वो उत्साहित हैं। मध्य प्रदेश में तो अरुण यादव जी अध्यक्ष थे, तो उसी का परिणाम तो था कि 2018 तक उनको जो है एक अच्छा ग्राउंड कमलनाथ जी को मिला, उन्होंने जो मेहनत की थी उसका परिणाम मिला। लेकिन अभी वो यादव हाशिए पर है, तो निश्चित तौर पर नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप ने समय निकाला, स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। दिनेश सर, आपका भी बहुत बहुत आभार। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत आभार, आप स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि आप स्ट्रेट टॉक के बारे में कोई भी टिप्पणी करना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, कोई शिकायतें भी है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर। बहुत बहुत धन्यवाद।